कभी कभी वैज्ञानिकों की एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। एक लैब में दो वैज्ञानिक एक बेहद खतरनाक केमिकल एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे, लेकिन बार बार असफलता मिल रही थी। गुस्से में आकर उनमें से एक साथी ने कहा, अब बहुत हो गया, इस केमिकल को नदी में बहा दो। दूसरे वैज्ञानिक ने चीख कर विरोध किया, इससे जीव जंतुओं और पानी को भारी नुकसान होगा। लेकिन उसका साथी वैज्ञानिक ने बेपरवाही से जवाब दिया, नदी बहुत बड़ी है, कुछ नहीं होगा। और इस तरह लापरवाही से उस खतरनाक एक्सपेरिमेंटल केमिकल को पानी में बहा दिया गया। ठीक उसी जगह के पास कुछ समय बाद दो मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उन्हें अचानक एक छोटा सा अजीब जीव दिखाई दिया। वह जीव उसी केमिकल से बना था। दोनों उसे ध्यान से देखते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि यह क्या है, इसीलिए वे उसे वापस पानी में छोड़ देते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने एक ऐसी आफत को आजाद कर दिया है जो आने वाले टाइम में विनाशकारी दानव बनने वाली है। अब कहानी आती है हमारे मुख्य किरदार पर। मिलिए गैंगडू से, एक साधारण सा मगर थोड़ा आलसी और दुखी आदमी जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। गैंगडू की आलस की वजह से उसके पिता बोंग उससे हमेशा परेशान रहते हैं। वह जो काम करता है उसमें कुछ न कुछ गलती कर देता है, यहाँ तक कि कस्टमर का खाना खुद ही खा लेता है। गैंगडू के साथ उसका पूरा परिवार रहता है। आलसी होने के बावजूद वह अपनी बेटी ह्यून से बेइंतहा प्यार करता है। जब ह्यून स्कूल से लौटती है तो गैंगडू दौड़कर उससे मिलता है। ह्यून एक डिमांड करती है, मुझे एक नया मोबाइल चाहिए डैडी, पुराना फोन ठीक से चलता ही नहीं। अपनी बेटी की बात सुनकर गैंगडू चुपके से बेटी के लिए छुपाकर रखे हुए पैसे निकालता है और कहता है, लो, इससे तुम्हारा नया फोन आ जाएगा। लेकिन ह्यून कहती है कि इतने से कुछ नहीं होगा। वह उदास होकर फिर उन पैसों को वापस रख देता है। ह्यून यह भी बताती है कि आज नामजू का तीरंदाजी का फाइनल मुकाबला है। सभी लोग जल्दी से टीवी देखने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। नामजू तीरंदाजी की चैंपियन और आलसी गैंगडू की भाभी होती है। दोनों टीवी देख रहे होते हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तभी पिता बोंग चिल्लाते हैं, कस्टमर को खाना देना है। जब आलसी गैंगडू कस्टमर का ऑर्डर लेकर बाहर पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग नदी की तरफ देख रहे हैं। नदी में कुछ अजीब और विशालकाय हलचल हो रही थी। लोग हैरान थे, ये कोई बड़ा जीव है या कोई मशीन। तभी वह जीव अचानक रेलवे ब्रिज से पानी में विशाल छलांग लगाता है। ये देखकर सभी लोग उत्सुकता में उसकी फोटो लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। गैंगडू भी वहीं खड़ा था और जानना चाहता था कि आखिर यह क्या है। वह एक कोल्ड ड्रिंक की कैन पानी में डालता है और इंतजार करता है। थोड़ी देर में वह जीव अपनी विशाल पूंछ से उस कैन को पानी के अंदर खींच लेता है। उसी की तरह सभी लोग भी पानी में कुछ न कुछ फेंक कर उसे देखने की कोशिश करते हैं। सब में जिज्ञासा बढ़ जाती है, लेकिन फिर सन्नाटा छा जाता है, कोई हलचल नहीं होती। तभी अचानक पानी के बाहर से एक बहुत बड़ा विशालकाय दानव उनकी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। ये कोई मामूली जीव नहीं था, ये वही एक्सपेरिमेंटल केमिकल था जो अब एक विशालकाय मॉन्स्टर मछली बन चुका था, जिसकी एक बहुत बड़ी पूंछ और एक ऐसा मुंह था जो लोगों को जिंदा निगल जाता था। वहाँ लोगों में भगदड़ मच जाती है, चारों तरफ अफरा तफरी थी। वह एक्सपेरिमेंटल मॉन्स्टर किसी से नहीं डरता और ऐसा लगता है कि वह सभी लोगों को मारने पर तुला हुआ है। लोग जान बचाने के लिए एक कंटेनर के अंदर छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे अंदर घुस जाता है। कंटेनर का दूसरा गेट बंद था। गैंगडू और उसका एक साथी दूसरे गेट को खोलने के लिए दौड़ते हैं और किसी तरह लोगों को बाहर निकालते हैं। लेकिन इसी बीच मॉन्स्टर बार आता है और एक बड़े मोटे आदमी को पूरा का पूरा जिंदा निकल जाता है। गैंगडू और उसका साथी एक पाइप उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन दानव पर कोई असर नहीं होता। अगले ही पल मॉन्स्टर उसके साथी को मुंह में उठाए हुए दिखता है। गैंगडू फिर से उसकी पूंछ पर वार करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उल्टा मॉन्स्टर का खून उसके चेहरे पर लग जाता है और वह अपनी जान बचाकर भागने लगता है। उधर रेस्टोरेंट के अंदर ह्यून टीवी देख रही होती है। जैसे ही मुकाबला खत्म होता है वे उदास होकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर भयंकर भगदड़ मची हुई है। गैंगडू अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते भागते वह गिर जाता है और उसका हाथ छूट जाता है। जल्दबाजी में वह गलती से किसी और लड़की का हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर वह चौंक जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बेटी के पास वह मॉन्स्टर पहुंच चुका था। वह घबराकर बस देखता रह जाता है और उसी समय मॉन्स्टर उसकी बेटी को उठाकर पानी के अंदर ले जाता है। गैंगडू अपनी बेटी के पीछे पानी में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तैरना न आने की वजह से डूबने लगता है। वहाँ मौजूद बाकी लोग उसे बचा लेते हैं और मॉन्स्टर उसकी बेटी को लेकर गायब हो जाता है। वहीं पर पुलिस आकर कहती है कि इस जगह को जल्दी खाली करना होगा। वह उस पैसे वाले बॉक्स को देखता है जिसमें उसकी बेटी यानी ह्यून के नए मोबाइल के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। बहुत दुखी होता है। वहाँ पर पुलिस फोर्स और सारे अधिकारी पहुंच चुके होते हैं। गैंगडू और उसका पिता वहाँ से निकल जाते हैं। जब वे लोग आगे देखते हैं तो दीवार पर उन सभी लड़कों और लड़कियों की फोटो लगी होती है जो मारे गए हैं। आगे जाकर वे देखते हैं कि नामजू जो एक एथलीट है वह भी वहाँ आ जाती है। नामजू ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वह उसे दिखाने के लिए वहाँ आई थी, लेकिन ह्यून अब नहीं थी, इसलिए वह ह्यून की फोटो के सामने वह मेडल रखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। थोड़ी देर बाद गैंगडू का भाई नामिल भी पहुँचता है। वह नशे में है और गुस्से में गैंगडू पर टूट पड़ता है। तेरी वजह से ये सब हुआ, तूने ही उसे मारा है। गैंगडू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सिर्फ ह्यून का नाम लेकर रोता रहता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार दर्द से टूट जाता है। सब जमीन पर गिर गिर कर रोने लगते हैं, जैसे उनकी दुनिया हमेशा के लिए टूट गई। इसी भारी माहौल में एक सूट पहने वैज्ञानिक अंदर आता है। वह ठंडी आवाज में ऐलान करता है, जो लोग मारे गए हैं हमें उनका दुख है, लेकिन जो लोग इस राक्षस के संपर्क में आए हैं उनके अंदर वायरस हो सकता है।
यह खतरा पूरी दुनिया तक फैल सकता है, इसलिए सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। फिर वह पूछता है, राक्षस के सबसे करीब कौन गया था? गैंगडू तुरंत बोल पड़ता है, मैंने उसे मारा था, उसका खून मेरे चेहरे पर लगा था। यह सुनते ही वैज्ञानिक पीछे हट जाता है, डर के मारे उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वैज्ञानिक बोलता है, इसे पकड़ो, इसमें वायरस है, यह सबके लिए खतरा है। पुलिस बिना देर किए गैंगडू को पकड़ लेती है। अब वैज्ञानिक, पुलिस और डॉक्टर सभी उन लोगों को एम्बुलेंस में भरकर अस्पताल ले जा रहे होते हैं। उधर नदी के किनारे पुलिस और वैज्ञानिक पानी में गैस छोड़ रहे होते हैं ताकि कोई भी जीव इस वायरस से प्रभावित न हो सके। सब लोगों को एक अस्पताल में लाया जाता है। वहाँ वे डॉक्टर से पूछते हैं, हम कब घर जा सकते हैं? लेकिन डॉक्टर साफ कह देता है, तुम कहीं नहीं जा सकते, अभी सबको यहीं रहना होगा। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस आता है और गैंगडू को देखकर कहता है, इसे कुछ मत खिलाना, इस पर अभी कई टेस्ट करने हैं, इस पर राक्षस का खून लगा था, हो सकता है इसके अंदर कोई वायरस हो। रात होती है, गैंगडू चुपके से कुछ खा रहा होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। वह घबराकर फोन उठाता है और दूसरी तरफ उसकी बेटी की आवाज आती है, डैडी मैं जिंदा हूँ, मैं एक गड्ढे में फंसी हूँ, उस मॉन्स्टर ने मुझे यहाँ बंद किया है। बस इतना कहकर कॉल कट जाता है। गैंगडू का दिल दहल जाता है, परिवार भी हैरान रह जाता है। उसकी बेटी जिंदा है, अब वो किस हालत में होगी, उसे कैसे बचाए, सब सोच में पड़ जाते हैं। उधर नदी के किनारे वैज्ञानिक अब भी जहरीली गैस छोड़ रहे होते हैं ताकि राक्षस बाहर न आ सके। लेकिन जैसे ही एक वैज्ञानिक नीचे उतरकर पानी के पास पहुँचता है, वही मॉन्स्टर अचानक पानी से निकलता है और उसे पकड़कर उसी अंधेरे गड्ढे में ले जाता है जहाँ ह्यून पहले से कैद है। यह राक्षस लोगों को ऐसे जमा कर रहा था जैसे कोई अपना खाना स्टोर करता है। ह्यून हिम्मत करके उस नए आए वैज्ञानिक के शरीर के पास जाती है, शायद उसके पास कोई मोबाइल हो। वह जेबें टटोलती है, एक फोन मिलता भी है लेकिन वह डेड निकला। ह्यून फिर मायूसी से बैठ जाती है। इधर गैंगडू पुलिस वालों को बताता है, मेरी बेटी ने मुझे फोन किया था, वह जिंदा है, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। पुलिस को लगता है वह वायरस के डर से पागल हो गया है और बेतुकी बातें कर रहा है। पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, एक भी बात नहीं सुनते। गैंगडू का परिवार भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी पुलिस को भरोसा नहीं होता। एक पुलिस अफसर गुस्से से कहता है, तुम सब पागल हो चुके हो, वह मर चुकी है, हमारी लिस्ट में उसका नाम मरे हुए लोगों में है। पुलिस अफसर डॉक्टर से कहता है, इसका इलाज जल्दी शुरू करो, इसके वायरस का दिमाग पर असर हो गया है। और पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। गैंगडू का परिवार अब समझ जाता है कि कोई उनकी बात नहीं मानेगा। वह सब हिम्मत करके जैसे ही स्टाफ बदलता है, वे अस्पताल से भागने लगते हैं। जब एक नर्स को शक होता है कि कोई मरीज बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वह दौड़कर रोकने आती है, लेकिन तभी गैंगडू और उसका पूरा परिवार जल्दी से निकल भागते हैं। वे लोग पार्किंग में पहुंचते हैं। उन्होंने पहले से ही एक टीम तय कर रखी थी जो उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल सके। नर्स और पुलिस पीछे दौड़ रहे होते हैं लेकिन गैंगडू और उसका परिवार जल्दी से एक गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। जो टीम उन्हें लेकर गई थी वह दरअसल पैसों के लिए काम करने वाले लोग थे। गैंगडू का पिता उन्हें पैसे देता है और कहता है कि उन्हें हथियार और एक गाड़ी चाहिए ताकि वे गैंगडू की बेटी को ढूंढ सकें। इसी बीच गैंगडू टीवी चालू करता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। न्यूज में उसकी फोटो चल रही थी। न्यूज रिपोर्टर बता रहा था, ये वही परिवार है जो अस्पताल से भागा था, इन पर मॉन्स्टर वाले वायरस का असर है, जो भी इन्हें देखें तुरंत पुलिस को बताएं। अब हालत और खराब हो चुकी थी। सिर्फ पुलिस ही नहीं, अब तो आम लोग भी उन्हें दुश्मन समझकर पकड़वाने की कोशिश करेंगे। हथियार और नई गाड़ी लेकर चारों लोग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनकी गाड़ी एक चेक पोस्ट के पास पहुंचती है जहां पुलिस गाड़ियों को रोक रोक कर चेक कर रही थी। पुलिस को शक होने लगता है कि यही वो लोग हैं जो अस्पताल से भागे थे। लेकिन गैंगडू का बाप चालाकी से पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और पुलिस उन्हें जाने देती है। आखिरकार वे नदी के पास पहुंचते हैं। रात हो चुकी थी, अंधेरा, शोर करती हवा। वे सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। राक्षस से भिड़ना है और गैंगडू की बेटी को वापस लाना है। वे लोग सुरंग के अंदर जाकर ह्यून को ढूंढना शुरू करते हैं। चारों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, टॉर्च, हथियार और नक्शे लेकर। सभी जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज सुरंग में गूंजती रहती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक ऊपर से कुछ आवाज आती है। डर के मारे वे फौरन गोली चला देते हैं। देखते हैं वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ पानी टपक रहा था। असल में वहाँ दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, वो खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। दोनों डरकर दीवार के सहारे चुपचाप निकल जाते हैं और आपस में प्लान बनाते हैं। किसी बंद पड़ा रेस्टोरेंट लूटते हैं क्योंकि नदी के पास के ज्यादातर रेस्टोरेंट मॉन्स्टर की वजह से छोड़ दिए गए। दोनों एक बंद रेस्टोरेंट में घुसते हैं, महीने भर का खाना इकट्ठा करते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बाहर आते ही उनकी सांसें अटक जाती हैं। पुल के नीचे एक अजीब सा दानव लटका हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। लड़का घबरा जाता है और दोनों तुरंत भागने लगते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर तेज था। कुछ ही सेकंड में वह दोनों को पकड़ लेता है। उधर दूसरी तरफ ह्यून उस गड्ढे के अंदर पानी के लिए तरस रही थी। उसे अचानक एहसास होता है कि मॉन्स्टर फिर उसकी तरफ आ रहा है। वो मरने का नाटक करती है और एकदम चुप होकर लेट जाती है। मॉन्स्टर अंदर आता है और उस लड़के और लड़की को गिराकर फिर किसी और को पकड़ डालने के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, उसकी बेटी धीरे से उठती है और नए आए बच्चों के पास जाती है। देखती है एक लड़की जिंदा है। उसी समय लड़की से हल्की आवाज होती है। मॉन्स्टर को शक हो जाता है। वह वापस मुड़कर अंदर आता है। ह्यून तुरंत लड़की का मुंह पकड़ लेती है ताकि कोई आवाज न निकले। मॉन्स्टर इधर उधर देखता है और फिर चला जाता है। उधर गैंगडू का पूरा परिवार अपने पुराने रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां वे पहले रहते थे। सब मिलकर खाना खाते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। गैंगडू हमेशा की तरह सो जाता है और उसका भाई उसे देखकर परेशान होता है। तभी गैंगडू का पिता बताता है कि उसकी माँ के मरने के बाद गैंगडू बहुत टूट गया था। वो अकेला भटकता रहा, लोग उसे मारते थे, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन वह अंदर से बहुत होशियार भी है। बात करते करते सब सो जाते हैं। गैंगडू का पिता ही जाग रहा था।
अचानक गैंगडू उठकर कहता है, मॉन्स्टर हमें देख रहा है। उसके पिता धीरे से बंदूक उठाते हैं। पहली गोली मिस हो जाती है। मॉन्स्टर रेस्टोरेंट पर चढ़कर और करीब आ जाता है। दूसरी गोली उसे लगती है और वह नीचे गिरकर घायल हो जाता है। गैंगडू का भाई भी गोली चलाता है पर मॉन्स्टर भागकर पुल के नीचे चला जाता है। फिर परिवार उसे मारने के लिए फायर करता रहता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस वहाँ आ रही होती है। गैंगडू का भाई बताता कि उनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। गैंगडू का पिता सबको जाने को कहता है, मैं यहाँ रहूंगा, तुम सब भाग जाओ। गैंगडू अपने पिता को बताता है कि उसकी बंदूक में गोलियां हैं और वह बंदूक पकड़ाकर आगे बढ़ जाता है। मॉन्स्टर फिर से पास आता है। पिता गोली चलाते हैं लेकिन बंदूक में गोलियां ही नहीं होती। मॉन्स्टर उन्हें पकड़कर जोर से फेंक देता है और उनकी मौत हो जाती है। गैंगडू भागकर अपने पिता के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे देखकर वह टूट जाता है और वहीं रो पड़ता है। पुलिस और पास आ जाती है। गैंगडू पहले भागने की सोचता है, लेकिन पिता को अकेला छोड़कर नहीं जा पाता। वह वापस लौटता है और तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। उधर गैंगडू का भाई अपने एक दोस्त एजेंट से मिलता है। वह उससे कहता है कि उसे ह्यून की लोकेशन चाहिए। एजेंट वादा करता है काम हो जाएगा, लेकिन सारी जानकारी पुलिस और वैज्ञानिकों को दे देता है। फिर गैंगडू का भाई जल्दी जल्दी कंप्यूटर से ह्यून की कॉल ट्रेस कर लेता है। वह लैब की लाइट्स शॉर्ट कर देता है और अंधेरा हो जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वह चुपचाप वहाँ से निकल भागता है। जाते जाते वह ह्यून की लोकेशन गैंगडू और उसकी वाइफ को भेज देता है। पुलिस पीछा करती है, लेकिन वह पुल के नीचे छुप जाता है और पुलिस वापस लौट जाती है। थकान से वह वहीं गिर पड़ता है। उस मैसेज को पढ़कर गैंगडू की भाभी तेजी से उस लोकेशन की ओर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचती है, सामने वही मॉन्स्टर खड़ा होता है। वह तीर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे टक्कर मार देता है और वह नीचे एक खाई में गिर जाती है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। गैंगडू को वैज्ञानिक पकड़कर एक लैब में ले आते हैं। वह डर जाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैज्ञानिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वे उसके दिमाग पर प्रयोग शुरू करते हैं, ये देखने के लिए कि उसके अंदर वायरस है या नहीं। उधर ह्यून और छोटी लड़की गड्ढे में बैठकर प्लान बनाती हैं। वो मरे हुए लोगों के कपड़े उठाकर एक लंबी रस्सी बनाने की कोशिश करती हैं ताकि उससे बाहर जा सके, लेकिन जैसे ही रस्सी ऊपर फेंकती हैं, मॉन्स्टर वापस आ जाता है और वे तुरंत डरकर छुप जाती हैं। वो देखती है मॉन्स्टर किसी और को लेकर आता है, लेकिन इस बार उसके मुंह से सिर्फ कंकाल बाहर निकलता है। ये देखकर ह्यून बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है, मॉन्स्टर उसके सामने बैठा होता है। वह भागकर रस्सी पकड़ती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे फिर से गड्ढे में खींच लेता है, जिससे वह मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर ह्यून और छोटी लड़की को अपने मुंह में पकड़ लेता है। उधर गैंगडू का भाई बेहोशी से उठता है और खुद को एक शराबी आदमी के पास पड़ा हुआ पाता है। वह शराबी को पैसे देकर बोतल लेने की कोशिश करता है ताकि वह उससे बम बना सके और मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन शराबी पैसे लेकर उसी बोतल से उसके ऊपर हमला कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। गैंगडू का भाई उसे रोकते हुए कहता है, मेरे भाई की बेटी को बचाना है प्लीज। दोनों मिलकर बम तैयार करना शुरू करते हैं। इसी समय गैंगडू पर भी लैब में प्रयोग किए जा रहे होते हैं। एक नर्स उसका ब्लड सैंपल लेती है, लेकिन गैंगडू सैंपल छीन लेता है और नर्स को धमकी देता है कि अगर रोका तो ये खून मैं उस लड़की में मिला दूंगा। ये सुनते ही वैज्ञानिक घबरा जाते हैं और गैंगडू के रास्ते से हट जाते हैं। गैंगडू मौके का फायदा उठाकर लैब से बाहर भाग जाता है। गैंगडू नदी की तरफ पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढते हुए इधर उधर दौड़ता है। वह गड्ढे तक पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ कंकाल दिखाई देते हैं। उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। तभी वह देखता है कि मॉन्स्टर अपने मुंह में उसकी बेटी को पकड़े कहीं और जा रहा है। उसकी भाभी भी वहीं पहुंचती है और दोनों मिलकर मॉन्स्टर के पीछे दौड़ पड़ते हैं। मॉन्स्टर पानी के रास्ते शहर की तरफ भाग रहा होता है। उधर नदी के पास वहाँ की जनता और पुलिस भी मौजूद होती है और जैसे एक बड़ा हंगामा चल रहा होता है। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर भीड़ में कुछ लोग मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पुलिस भी तैयार रहती है और मॉन्स्टर को रोकने के लिए गोलियां चलाती है, लेकिन आलसी गैंगडू पुलिस को रोकता है और कहता है कि मत मारो, उसके पास मेरी बेटी है। जब मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है, तब सरकार की बनाई हुई मशीन उसे रोकने के लिए सक्रिय हो जाती है और मॉन्स्टर वहीं गिर पड़ता है। आलसी गैंगडू मॉन्स्टर के पास जाता है और उसका मुंह खोलकर अपनी बेटी को ढूंढता है। उसे दो हाथ मिलते हैं, एक उसकी बेटी का और एक किसी और बच्चे का। वह दोनों को बाहर खींच लेता है, लेकिन उसकी अपनी बेटी मर चुकी होती है। अपनी बेटी की मौत देखकर वह टूट जाता है। पूरा परिवार गहरे दुख में डूब जाता है। फिर गैंगडू का गुस्सा फूट पड़ता है। वह एक लोहे की पाइप उठाता है और मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। मॉन्स्टर भागने लगता है। इसी बीच उसका भाई बम तैयार करके मॉन्स्टर पर फेंकता है, जिससे मॉन्स्टर घबरा जाता है। ऊपर से शराबी आदमी पेट्रोल फेंकता है। मॉन्स्टर रुककर उसे पीने लगता है। तभी गैंगडू की भाभी आग वाला तीर चलाती है, जो मॉन्स्टर के शरीर पर लगते ही जोरदार धमाका करता है। मॉन्स्टर आग बुझाने के लिए नदी की तरफ भागता है, लेकिन तभी गैंगडू सामने खड़ा होकर लोहे की पाइप उसके मुंह में घुसा देता है। मॉन्स्टर वहीं तड़पकर दम तोड़ देता है। इसके बाद गैंगडू दूसरी लड़की के पास दौड़ता है और देखता वो अब भी जिंदा है और उसे उठाकर संभालता है। कुछ समय बाद गैंगडू अपने छोटे कैबिन में है, जो उसे लड़की के पास है जो जिंदा बची थी। गैंगडू उसे अपना बेटी मानकर पाल रहा है। वो उसे गर्म खाना परोसता है और दोनों शांत माहौल में खाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी कमी है अपनी बेटी की। फिर भी उसे पता है ह्यून ने जिस बच्चे को बचाया, अब वही उसके जीवन की नई जिम्मेदारी है। और यही इस मूवी का एंड होता है। अगर वीडियो रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल ड्रीम ऑन वर्ल्ड विन को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन भी दबा देना।